सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकृतिवाद के विषय में। दोस्तों, प्रकृतिवाद, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आदर्शवाद। आदर्शवाद में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो आदर्शवाद है वो ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता है और इसके अलावा जो आदर्शवाद होता है वो मानवता को मानता है, व्यक्ति के चरित्र को अच्छा बनाना, ये इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के अंतर्गत नैतिक मूल्य होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों से तात्पर्य है सत्य, अहिंसा, परोपकार की भावना, लोगों से मित्रवत रहने की भावना, ये सब हमें सिखाता है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का तात्पर्य है दोस्तों कि जो प्रकृति है वो ही हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है, प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखाती है। तो प्रकृतिवाद को जो भी मानने वाले जितने भी विचारक हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है रूसो का। रूसो प्रकृतिवाद के जनक भी कहे जाते हैं और रूसो ने सबसे अधिक प्रकृतिवाद को सपोर्ट किया। प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, चाहे हम सांस लेते हैं वो भी हमें प्रकृति से ही मिलता है। इसके अलावा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी प्रकृति ही हमें देती है। हम पानी पीते हैं वो भी प्रकृति से हमें मिलता है। तो चाहे वो जीव जगत हो या फिर हमारा आसपास का पर्यावरण, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर इसीलिए प्रकृति को सर्वोच्च माना गया है और प्रकृति ही हमें शिक्षा देती है, ये प्रकृतिवादकों का मानना है। तो देखिए, प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो प्रकृति को यथार्थ एवं वास्तविक आधार मानती है तथा जगत, जीव और मनुष्य उसी से निर्मित है। इसके अलावा अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। प्रकृतिवादक विचारक ईश्वर की सत्ता, इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता तथा पारलौकिक जगत की सत्ताओं को स्वीकार नहीं करते। वो सब कुछ प्रकृति को ही मानते हैं। वो ईश्वरी सत्ता पर विश्वास नहीं रखते हैं कि हाँ ईश्वर भी होते हैं। इसके अलावा वो आत्मा की अमरता पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वो केवल और केवल प्रकृति को, नेचर को मानते हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसके बाद। वे प्रकृति को भी संपूर्ण तत्व मानते हैं, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है। अब देखिए इसकी परिभाषा हॉकिंग के अनुसार, प्रकृतिवाद वह रूप है जो प्रकृति को ही संपूर्ण वास्तविकता मानता है, अर्थात यहाँ प्रकृति से बढ़कर कोई वस्तु अथवा परलोक को नहीं मानता है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही चीज कही गई है कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है और वास्तविक धर्म जो है मानव का या फिर वास्तविकता जो है वो प्रकृति ही है। अब देखिए जेम्स पार्ट के अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है और आत्मा को प्रकृति के अधीन स्वीकार करता है तथा अपरिवर्तनीय नियम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इसके बाद थॉमस और लैक के अनुसार है, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को प्रकृति के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी कि जो भौतिक जगत है इसमें जो भी जिस पर्यावरण के बीच हम रह रहे हैं वही पर्यावरण हमारा वास्तविक स्वरूप है, आध्यात्मिक नहीं। अब प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है, जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रकृतिवाद का सिद्धांत कहता क्या है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। तो आप सभी को पता है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, ये आप सभी को पता है, एक दिन सबकी मृत्यु होती है। तो इसीलिए कहते हैं लोग मिट्टी से जन्म हुआ है और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाना है। तो इसी से प्रेरित है प्रकृतिवाद और यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा शरीर है वो भी पंच तत्वों से मिलकर के बना है और अंत में पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अब देखिए, केवल प्राकृतिक विज्ञान ही वास्तविकता की व्याख्या कर सकने में समर्थ है। प्राकृतिक नियम अपरिवर्तनीय हैं, वे ही सब घटनाओं एवं क्रियाओं को स्पष्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। ज्ञान तथा सत्य का आधार इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव है। यानी कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव है। इसके अलावा परलोक, आत्मा की अमरता, मोक्ष, नैतिक प्रवृत्ति, ईश्वर की कृपा, इच्छा की स्वतंत्रता सभी और निराधार हैं। वे सब मानव मात्र कल्पना और भ्रम है। यानी कि ये सब मानव की कल्पना और भ्रम ही है
कि परलोक, आत्मा की अमरता, मोक्ष होता है, नैतिक प्रकृति होती है। ये सब क्या है? व्यक्ति के केवल कल्पना और भ्रम है। अब देखिए प्रकृति शिक्षा की विशेषताएं, प्रकृतिवादी शिक्षा की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर देखिए बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्राकृतिक वातावरण में ही हो सकता है। विद्यालय का कृत्रिम और अप्राकृतिक वातावरण बालक का स्वाभाविक विकास नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार अब शिक्षा बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य प्रक्रिया और साधन बालक के जीवन तथा अनुभव में ही पूर्ण रूप से निहित रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने अभी 2 पॉइंट देखे। एक में ये कहा गया है कि बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है जब गुरुकुल प्रणाली होती थी तो उसमें क्या होता था, उसमें जो गुरु होते थे वो आश्रम में बच्चे उनके साथ रहते थे विद्यार्थी, और वो जब बच्चों को शिक्षा देते थे अक्सर आपने देखा होगा वृक्ष के नीचे देते थे। प्रकृति में बच्चों को शिक्षा मिलती थी, खुले वातावरण में बच्चे सीखते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में एक साथ कम से कम एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एक क्लास में 50-60 बच्चों को बैठा करके क्लासेस ली जाती हैं। तो इस तरीके से कृत्रिम और अप्राकृतिक वातावरण में बालक को शिक्षा ना दी जाए, बल्कि उसको जब खुले वातावरण में प्राकृतिक माहौल में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे का स्वाभाविक विकास होगा, और इस तरीके से क्लास में बैठाने से उसका कृत्रिम विकास होगा। आप सभी को पता है कि पहले के टाइम में जब गुरुकुल प्रणाली थी तो उस समय में इस तरीके से शिक्षा का साधन क्या था, शिक्षा का अर्थ था कि बालक का सर्वांगीण विकास करना और वो आगे चल करके योग्य नागरिक बने। लेकिन आज के समय में शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य बन गया कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप प्रकृति में बताया गया है, प्रकृतिवाद में, कि बालक को स्वाभाविक शिक्षा देनी चाहिए और प्रकृति के वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार अब शिक्षा बालक के लिए है, यानी कि जो आज की शिक्षा है इसमें भी एक चीज अच्छी की गई है कि यहाँ पर बालक को केंद्र मान के, बालक को ही केंद्र मान करके शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो बालक की जो योग्यता है, बालक जिस क्लास में है, जितना उसको समझ में आएगा सिर्फ उतनी ही शिक्षा उसको देनी है। तो यहाँ पर प्रकृतिवादी विचारधारा से ये प्रेरित है जो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा है आज के समय में। अब इसके बाद देखिए प्रकृतिवादी विचारधारा ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया। इन्होंने यह बतलाया कि केवल पुस्तकें रटवा देना ही शिक्षा का कार्य नहीं है, अपितु उन्हें प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए, जो विद्यालयों की पुस्तकों पर निर्भर न रहकर छात्र के वास्तविक जीवन का अध्ययन करके उसके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का समायोजन करें। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान ना दिया जाए। आप सभी को पता है कि जो किताबी ज्ञान होता है वो वास्तविक जीवन में कितना उपयोग होता है, वास्तविक जीवन में उतना उपयोगी नहीं होता। अगर जब हम अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको कैसे हमें झेलना है या जिनसे हमको कैसे बाहर निकलना है, उनसे बाहर निकलने का रास्ता कैसे हम ढूंढें, इन सभी के बारे में हमको नॉलेज ही नहीं होती है। तो किताबी ज्ञान ही केवल ना दिया जाए बच्चों को, बल्कि उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, जिससे वो भावी जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की, उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं बड़ी से बड़ी समस्या आए, उसको आसानी से वो हल कर ले अपने सूझबूझ से। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद शिक्षा सिखाती है। तो प्रकृतिवाद शिक्षा विद्यालय शिक्षा तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, लेकिन पुस्तकीय शिक्षा का घोर विरोध करती है। अब देखिए इसके बाद प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रभाव से अब शिक्षक को शिक्षण में गौड़ स्थान और बालक को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज के समय की जो शिक्षा है इसमें भी जो बालक है उसको प्रमुख स्थान है और शिक्षक को गौड़ स्थान प्राप्त है। अब इसके बाद देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बालक को स्वतंत्र होकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है, जिससे बालक का विकास स्वाभाविक ढंग से हो। इसमें बालक की शिक्षा, शिक्षालय, पुस्तकें, समय सारणी एवं निश्चित शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आज के समय में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप सभी को पता है एक विद्यालय में एडमिशन हो गया, अगर एक स्कूल में एडमिशन हो गया बच्चे का तो उसको वहां पर कॉपी, पेंसिल, बुक्स ये सभी लेकर के जाना है। और जब क्लास में बच्चा जाएगा तो अगर 8 पीरियड है तो 8 पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट किस पीरियड में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में पूरा लिखा हुआ होगा और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाएगा वहां पर, और वहां पर एक निश्चित शिक्षण विधि से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो इन सभी का कोई बंधन नहीं है, प्रकृतिवाद इन सब से बहुत परे है। यानी कि
प्रकृतिवाद में बच्चा बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है और वो स्वतंत्र होकर के शिक्षा को ग्रहण करता है, जो शिक्षा उसको लेनी होती है, यानी कि जो उसकी रुचि होती है जिसमें शिक्षक वही उसको पढ़ा सकता है। तो ये होती है प्रकृतिवादी शिक्षा और बालक बिल्कुल स्वतंत्र होता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दोस्तों, अब इसके बाद देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये भी आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल प्रकृतिवादी समर्थक थे, यानी कि मैंने आपको बताया कि रूसो प्रकृतिवाद को मानने वाले थे, इसके अलावा मैकडूगल भी प्रकृतिवाद को मानने वाले थे और मैकडूगल ने ही 14 संवेग दिए थे, ये भी आप याद रखिएगा। और उन्हीं 14 संवेगों से 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक जो मैकडूगल थे, इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार व्यक्ति की कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, यदि उन्हें स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाए तो ये व्यक्ति को असामाजिक और अनैतिक कार्यों की तरह ले जाती हैं। और प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य इन मूल प्रवृत्तियों में शोधन करना है, जिससे व्यक्ति सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुकूल आचरण कर सके। अब प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तथा हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना है, यानी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है वो देखिए कितनी अच्छी शिक्षा है। इसमें ये कहा गया है कि बालक जब अपने भावी जीवन में प्रवेश करे तो वो किसी भी प्रकार का उसके जीवन में संघर्ष हो, किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो, वो उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो प्रकृतिवादी शिक्षा एक व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा देती थी और उसको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए उसको आसानी से वो व्यक्ति सुलझा सके। यही प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे अच्छी परिभाषा है और सबसे अच्छा नियम यही है कि वो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक तो बनाती है, साथ ही साथ व्यक्ति को संपूर्ण मानव बनाती है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार करती है। अब देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य वह व्यक्ति को अपने वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन प्रदान कर रहे, यानी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है ये व्यक्ति इसमें ढल जाता है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो वो उसमें आसानी से अपने आप को ढाल लेता है। इसके बाद है प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक में निहित जन्मजात शक्तियों के स्वतंत्र तथा अवरोधहीन विकास में सहायता प्रदान करता है, यानी कि बालक में जो शक्तियां हैं वो उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है और बिना किसी अवरोध के वो अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ रहता है। इसके बाद है रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को अपनी प्रकृति तथा प्राकृतिक गुणों के साथ स्वतः विकसित होने में सहायता देना है, यानी कि बालक को प्रकृति के साथ ही बढ़ने देना चाहिए और प्रकृति ही उसे सारी शिक्षाएं देगी। अब देखिए शिक्षा में प्रकृतिवादी विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि कोई इसका गुण बताएगा कि क्यों प्रकृतिवादी शिक्षा बहुत अच्छी है और कोई इसका दोष बताएगा। प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है और जिसके कारण आज शिक्षा में बालक को प्रमुख स्थान प्राप्त है और शिक्षक को गौड़। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका सबसे अच्छा जो गुण है वो यही है कि बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है। शिक्षक का स्थान गौड़ होता है और जो शिक्षक होता है यानी कि जो टीचर होता है वो केवल इंस्ट्रक्शन देगा और जो बालक की जो कैपेसिटी है, बालक की कैपेसिटी यानी कि स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से ही टीचर को उसको नॉलेज देनी होगी। जितना वो ग्रहण कर सकता है उतना ही देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है कि बच्चे ओवरलैप हो जाए उसके सर से, कुछ उसको समझ में ही नहीं आए, कुछ ऐसा नॉलेज देते हैं टीचर। तो यहाँ पर जो बालक की इच्छा होगी, जिस सब्जेक्ट में बालक की रुचि होगी वही टीचर को पढ़ाना है। इसके बाद प्रकृतिवाद शाब्दिक शिक्षा अथवा पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। इसके अनुसार बालक को स्व अनुभव और स्व क्रिया द्वारा सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्व अनुभव और स्व क्रिया द्वारा सीखने का अनुभव देना चाहिए। प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें शिक्षा को स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया, यानी कि शिक्षा की जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंट शिक्षा होती है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बच्चे को जो सीखना है वो सीख सकता है, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें बालक को कोई पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना होता है, समय सारणी नहीं होती है कोई कि हाँ विशेष रूप से कि किस पीरियड में क्या पढ़ना वही उसको पढ़ाया जाए, और परीक्षा आदि की कोई बात ही नहीं की गई है। तो इस तरीके से जो प्रकृतिवादी शिक्षा है इसमें बालक को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है और बालक की जो इच्छा होगी वो वही करेगा और वो उसी तरीके से अपने स्वभाव को प्रकृति के हिसाब से ही ढाल लेगा। इसके बाद शिक्षा में बालक की
विकास की अवस्थाओं, बौद्धिक स्तर, रुचियों, अभिरुचियों और आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया गया। यानी कि बालक की रुचियों को, बौद्धिक स्तर को और उसकी कौन-कौन से हैबिट्स हैं, उन सभी को विशेष स्थान दिया गया है प्रकृतिवादी शिक्षा में। अब इसके बाद इसके कौन-कौन से दोष हैं, कुछ-कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। हर अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं, तो कमियों को भी हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा में जिन उद्देश्यों को रखा गया है वो सर्वथा असंतोषजनक हैं। इनमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकृति के बीच ढूँढने का प्रयास किया गया है जो कभी सफल नहीं हो सकता है। क्यों सफल नहीं हो सकता है? इसका रीज़न है दोस्तों कि मान लीजिए कोई बच्चा जंगल में है, वो खेल रहा है, मान लीजिए जंगल में एक कुआँ है, तो कुआँ है तो बच्चे को तो पता नहीं है कि ये पानी है, इसके अंदर अगर हम इसमें गिर जाएँगे तो हम डूब जाएँगे, तो बच्चा उसमें छलांग लगा देता है। अब बच्चे के साथ क्या होता है, अब इस तरीके से अब मान लीजिए अब चूँकि पूरी उसके चारों ओर प्रकृति ही तो है उस बच्चे के, सब तरफ पेड़-पौधे हैं, तो बच्चे को बचाएगा कौन? प्रकृति आकर के बचाएगी, किस तरीके से कैसे वो बचेगा? अपने आप की रक्षा कैसे करेगा? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिप्लोमेटिक हैं जो इसको हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद में जिनको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बच्चे को एकदम खुला छोड़ दोगे आप, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे के ऊपर थोड़े बहुत अनुशासन लगाना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों को ऐसा नहीं है, आप सभी को पता है कि हमारे देश में संविधान क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? देश तो स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी मिल गई थी हमको, लेकिन संविधान क्यों लाना पड़ा? संविधान इसलिए लाना पड़ा कि देश में जो भी चीज़ें हों, वो नियम कानून से, लोग सड़क पे चले तो नियम कानून से चले कि हाँ, हमको बाएँ साइड ही चलना है। कोई भी चीज़ एक नियम के दायरे में हो। हमें मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक कर्तव्य दिए गए, क्यों दिए गए? इसीलिए दिए गए कि हम एक योग्य नागरिक बने और अपने सभी कामों को सही समय से करें, उचित ढंग से करें और जो-जो अधिकार हमें प्राप्त है हमको उनके बारे में मालूम हो और हम अपने अधिकारों से ऊपर ना जाएँ। यानी कि किसी को भी हमें हताहत करने का, किसी को भी परेशान करने का हमें हक नहीं दिया है संविधान ने। तो इस तरीके से जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरा संसार चल रहा है। सभी देश अलग-अलग कानून बना करके अपने-अपने देशों में सभी सरकारें शासन कर रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के ऊपर। उसको हर चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रकृति बालक को शिक्षा तो दे सकती है, लेकिन कहीं न कहीं एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक टीचर नहीं होगा, तब तक बालक का सर्वांगीण विकास होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, जो प्रकृतिवादी शिक्षा का जिन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन जो इसके उद्देश्य हैं, उसको देखिए हमेशा असंतोषजनक माना गया है, क्योंकि बालक के लिए उसका परिवार और उसके शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उसके जीवन में। तो यहाँ पर इसीलिए इसको यहाँ पर देखिए असंतोषजनक कहा गया। इसके बाद प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक जगत को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आध्यात्मिक गुणों के द्वारा ही मनुष्य पशुता से ऊपर उठता है। यह इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आध्यात्मिकता है वो हमें क्या सिखाती है, जैसा कि हमने आदर्शवाद में देखा था कि जो आध्यात्मिकता होती है वो व्यक्ति को नैतिक गुणों से गुणवान बनाती है। एक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, परोपकार, दूसरों के साथ मित्रवत भावना रखना, इसके अलावा लोगों का सहयोग करना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के पास खाने को नहीं है तो उसको अगर कोई व्यक्ति है जो धनी है उसको खाना खिला सकता है। इसके अलावा आप किसी की जिस भी तरीके से मदद कर सकते हो, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। ये सब शिक्षा कौन देता है? ये देता है आध्यात्मिक जगत, यानी कि जो हमने आदर्शवाद के विषय में पढ़ा था अभी इससे पहले। तो यहाँ पर इन सब को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है। अब इसके अलावा और क्या-क्या इसमें कमियां हैं? प्रकृतिवाद शिक्षा में बालक को गौण स्थान देता है और पाठ्यक्रम तथा शिक्षक को, दोस्तों यहाँ पर मुख्य होगा, प्रकृतिवाद शिक्षा बालक को मुख्य स्थान देता है और पाठ्यक्रम तथा शिक्षक को गौण समझता है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होना चाहिए। शिक्षक का स्थान इतना है कि वह उसे पढ़ाए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है, ये क्या कहती है? ये बस ये कहती है कि जो बालक है उसका मुख्य स्थान है और
पाठ्यक्रम को कोई महत्व नहीं देता है। आप सभी को पता है आज के समय में हर एक क्लास में बच्चों का सिलेबस होता है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चा इतना पढ़ेगा, इतने लेसन पढ़ेगा इस क्लास में। तो यहाँ पर इन सबको गौड़ कर दिया गया है, शिक्षक को गौड़ कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनको शिक्षा देने की बात की गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सभी को पता है कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद में ये तो अच्छी बात की गई है कि सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट जो इसका दोष है वो है प्रकृतिवाद अनुशासन की स्थापना हेतु प्राकृतिक परिणामों व सिद्धांत का जोरदार समर्थन करता है। बालक को अनुशासित रखने के लिए उसे प्रकृति द्वारा दिए गए दंडों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा अगर उसके सामने कुआं है और वो कुएं में कूदने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए कूद ही गया, तो प्रकृति उसे आकर के बचाएगी कि प्रकृति उसे आकर के शिक्षा देगी। अब बालक छोटा है, वो कुएं में कूद गया तो कैसे बाहर निकलेगा, प्रकृति थोड़े उसको बाहर निकालेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज बच्चों को पहले देना जरूरी होता है। सब कुछ प्रकृति के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रकृति तो हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है, लेकिन सब कुछ नहीं देती है। सारी शिक्षाएं, ऐसा नहीं कि जीवन की सभी शिक्षाएं हमको प्रकृति से ही मिलती हैं। कुछ शिक्षा हमको अपने परिवार से मिलती है, अपने शिक्षकों से मिलती है और अपने मित्र मंडली से मिलती है और भी बहुत सारे साधनों से मिलती है, आध्यात्म से मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी लोग मिल करके हमें शिक्षित करते हैं, हमें एक योग्य नागरिक बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो प्रकृतिवाद है, वो व्यक्ति को अच्छा इंसान तो बनाती है, लेकिन पूर्णतः हम प्रकृतिवाद पर ही आधारित नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रकृतिवाद समझ में आया होगा। और दोस्तों इसके बाद है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद तो बहुत आसान है, वो तो बिल्कुल आज की ही विचारधारा है जो पूरी तरीके से हमको आधुनिकीकरण में ले जाएगा। तो उसका भी हम पूरा डिटेल में हम उसको पढ़ाएंगे, उसको भी आप देखिएगा और उसकी जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रकृतिवाद समझ में आया होगा। प्रकृतिवाद के बाद हम इसके बाद दोस्तों फिर जैसा कि मैंने कहा प्रयोजनवाद देखेंगे और इस तरीके से लगातार आप लोगों के क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। दोस्तों अगर आपका ये पहला क्लास था तो दोस्तों इससे पहले की जो क्लासेस हमने पढ़ाई हैं उन सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और हम लोग दोस्तों आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट को क्लास वाइज पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको दोस्तों ये पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। प्रकृतिवाद के बाद प्रयोजनवाद, इस तरीके से लगातार आप लोग क्लासेस हम लेते रहेंगे और आप लोग को लगातार ऐसे ही समझाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। आगे भी ऐसे ही आप लोग के लिए टॉपिक्स लगातार हम लोग लेकर के आते रहेंगे और जहाँ कहीं भी डाउट्स है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। हम लोग आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और आप लोग के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार लेकर के आते रहेंगे और आप लोग को ऐसे ही लगातार इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।